नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। रीडर्स एडिटर, पाठक संपादक, इस अवधारणा से बहुत कम पाठक परिचित है। अखबारों की दुनिया से, मीडिया की दुनिया से हम सभी का गहरा जुड़ाव है। हम सब किसी न किसी प्रकार से मीडिया के उपभोक्ता हैं। 24 घंटे हमारे ऊपर समाचारों का लगातार आक्रमण हो रहा है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि रीडर्स एडिटर की अवधारणा का क्या महत्व है? यह इंस्टीट्यूशन देश दुनिया में किस तरह से फल फूल रहा है? आइए इस पर बात करने के पहले हम आपसे एक छोटा सा अनुरोध करें। पहले मैं अपना परिचय दूं। मैं डॉक्टर संजीव भानावत राजस्थान विश्वविद्यालय के जनसंचार केंद्र से अध्यक्ष के पद से सेवानिवृत्त हुआ। लगभग 4 दशक तक पत्रकारिता और जनसंचार विषयों का अध्ययन अध्यापन कार्य किया और वर्तमान में एक मीडिया त्रैमासिक कम्युनिकेशन टुडे का संपादन कर रहा हूं। यह द्विभाषी पत्रिका पिछले 28 वर्षों से लगातार प्रकाशित हो रही है, जिसके माध्यम से हमने कोशिश की है देश दुनिया में शोध अनुसंधान जो हो रहा है उसको हम आपके सामने लेकर के आए। हमारे इस शैक्षिक अभियान को आगे बढ़ाने के लिए आपसे विनम्र अनुरोध, हमारे इस चैनल को साझा करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें, सब्सक्राइब करें और टिप्पणियों के द्वारा हमारा मार्गदर्शन उत्साहवर्धन करें। आइए रीडर्स एडिटर की बात करते हैं। रीडर्स एडिटर को प्रारंभ में ओम्बुड्समैन भी कहा गया। ओम्बुड्समैन शब्द की उत्पत्ति की यदि हम बात करें तो इसकी उत्पत्ति स्वीडन से हुई है। यह शब्द मूलतः स्कैंडिनेवियाई भाषा का शब्द है, जिसमें ओम्बड का अर्थ है प्रतिनिधि या सुनवाई तथा मैन का अर्थ है व्यक्ति। वह व्यक्ति जो शिकायतों की सुनवाई करता है और उसके बाद उन समस्याओं का, उन शिकायतों का समाधान करने का भी प्रयत्न करता है। 1809 में ब्रिटिश शासन में पहली बार एक संसदीय आयुक्त या पार्लियामेंट्री कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी। यह पार्लियामेंट्री कमिश्नर जनता की जो ग्रीवेंसेस है, जनता की जो परेशानियां हैं, शिकायतें हैं, उनको सुनता था और उन नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी एक प्रभावी भूमिका के निर्वाह का प्रयत्न करता था। वैसे स्वीडन में इस शब्द का प्रयोग 1552 से होने लगा था। इस तरह के उल्लेख हमें मिलते हैं। आप ये कह सकते हैं कि ओम्बुड्समैन एक प्रकार से आम आदमी की पीड़ाओं को समझना, उस पर चिंतन मनन करना और उसके समाधान की तलाश करने की दिशा में कार्य करने वाला एक इंस्टीट्यूशन है। आगे चलकर ये एक संस्थागत रूप में भी विकसित होने लगा। 19वीं शताब्दी में यह शब्द अंग्रेजी भाषा में प्रयुक्त होने लगा था। ओम्बुड्समैन यह आवश्यक नहीं है कि सरकारी विभागों में ही जिसकी नियुक्ति होती हो। इसकी नियुक्ति गैर सरकारी विभागों के साथ साथ अन्य अनेक संस्थाओं में हो सकती है। मूल रूप से यह जो अवधारणा है ओम्बुड्समैन की, इसके पीछे भाव यही है कि वो अपनी कंपनी या विभाग जिसमें काम कर रहा है उसके साथ, उससे संबंधित जो नागरिक है, व्यक्ति हैं, जिनका उससे जुड़ाव है, उनके मध्य में एक सेतु का काम करे। हमारे देश में इसे लोकपाल के रूप में जाना जाता है। 5 जनवरी 1966 में श्री मोरारजी देसाई ने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना की घोषणा की थी और उस जो प्रशासनिक सुधार आयोग बनाने की बात थी उसमें 2 स्तरीय, 2 टायर व्यवस्था की गई थी, एक संघीय स्तर पर और एक राज्यों के स्तर पर। जो संघीय स्तर पर व्यवस्था की गई थी उसमें लोकायुक्त बिल लाया गया था और राज्यों में इसे लोकपाल कहा गया। पहली बार भारत में लोकायुक्त बिल 1968 में लाया गया और दूसरी बार 2005 में। लेकिन अभी तक औपचारिक रूप से किसी लोकपाल की नियुक्ति नहीं हुई है। हालांकि राज्यों में लोकायुक्त की स्थापना की जाने लगी है और इस दृष्टि से उड़ीसा राज्य को यह श्रेय जाता है जिसने सबसे पहली बार 1970 में अपने यहाँ लोकायुक्त की नियुक्ति की थी। 20वीं सदी में जिस तरह से पीठ पत्रकारिता या येलो प्रेस का विकास हो रहा था, तो
उस समय के समाज में कहीं एक कंसर्न महसूस किया गया कि हम इस तरह की पत्रकारिता की प्रवृत्ति को कैसे रोकें। पत्रकारिता का मूल उद्देश्य है सटीक और जिम्मेदारपूर्ण निष्पक्ष तरीके से अपने पाठकों को समाचार देना। तो वो जो पत्रकारिता की जवाबदेही है, जिस तरह से प्रेस को चौथी सत्ता के रूप में स्वीकार किया गया है, उसकी एक गहरी सामाजिक जिम्मेदारी है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए कहीं इस तरह की अवधारणा का विकास हुआ कि हम पीठ पत्रकारिता से हटके एक सामाजिक और उत्तरदायित्वपूर्ण पत्रकारिता के विकास की ओर आगे बढ़े। सबसे पहले 1913 में न्यूयॉर्क वर्ल्ड ने अपने यहाँ ब्यूरो ऑफ एक्यूरेसी एंड फेयर प्ले नाम की एक संस्था गठित की, जिसके माध्यम से अखबारों के जो पाठक थे उनसे शिकायतें प्राप्त की जाने लगी और ये कोशिश की जाने लगी कि उन शिकायतों को दूर करने का प्रयास किया जा सके। तो एक प्रकार से कोशिश की गई कि हम पाठकों के साथ अपना सीधा संबंध किसी एक माध्यम से करें। तो 1913 में न्यूयॉर्क वर्ल्ड ने ब्यूरो ऑफ एक्यूरेसी एंड फेयर प्ले के माध्यम से ये शुरुआत की। उसके बाद 1916 में स्वीडिश सरकार ने एक और प्रयास किया, जब उन्होंने प्रेस फेयर प्रैक्टिस कमीशन की स्थापना की और इसके माध्यम से उन्होंने संपादक और पाठक के मध्य में एक सेतु कायम करने का प्रभावी प्रयोग किया। 1922 में जापान का प्रसिद्ध अखबार असाही शिंबुन, इन्होंने एक पैनल बनाया और उस पैनल के माध्यम से पाठकों की टिप्पणियों को आमंत्रित किया। अपने समाचार पत्र में प्रकाशित होने वाली जो गलतियां हैं उसकी ओर पाठकों से आग्रह किया कि उनका ध्यान आकर्षित करें। तो 1922 में असाही शिंबुन ने उस पैनल के माध्यम से पाठकों की प्रतिक्रियाओं को आमंत्रित करना शुरू किया। 1938 में जापान का ही एक और अखबार योमिउरी शिंबुन ने ओम्बुड्समैन कमेटी की स्थापना की और इसके माध्यम से पाठकों के साथ संवाद करना शुरू किया। 60 के दशक में एक प्रखर मीडिया आलोचक बेन बगड़ीकियन ने एक स्वतंत्र ओम्बुड्समैन की स्थापना की आवश्यकता महसूस की और इस विचार को आगे बढ़ाया। तत्कालीन समय में न्यूयॉर्क टाइम्स के सहायक संपादकीय पृष्ठ संपादक A.H. रास्किन ने एक प्रकार से इसकी चर्चा शुरू होने लगी कि क्यों नहीं एक ओम्बुड्समैन जैसी व्यवस्था को समाचार पत्र या न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस में लागू किया। इसकी पहल की 1967 में लुइसविल कुरियर जर्नल ने और पहली बार उन्होंने एक वरिष्ठ पत्रकार जॉन हेरचनडॉडर को पहला एडिटर बनाया। हेरचनडॉडर ने पाठकों के साथ सीधा संवाद कायम किया। वे पाठकों से कॉल्स पर भी बात करते थे और ऐसा कहते हैं कि उन्होंने उस समय लगभग 3000 शिकायतों का निपटारा किया। 70 के दशक तक आते आते ये संवाद की परंपरा आगे बढ़ने लगी। एडमंड जर्नल के जॉन ब्राउन ने एक ओम्बुड्समैन का संगठन बनाने की आवश्यकता महसूस की। इस तरह का उन्होंने सुझाव दिया और उसका नाम रखा गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूज़पेपर ओम्बुड्समैन। यह विचार आगे बढ़ा और 1980 में ONO की स्थापना होती है और प्रारंभ में इसका विस्तार अमेरिका और यूरोप आदि देशों में होने लगा। 2000 के बाद ONO के सम्मेलन ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, भारत आदि देशों में होने लगे। तो इस प्रकार से इस ओम्बुड्समैन की जो व्यवस्था है इसका व्यापक प्रचार प्रसार दुनिया के अलग अलग देशों में होने लगा और एक प्रकार से इसको वैधानिक मान्यता भी मिलने लगी। इसके पहले अध्यक्ष नियुक्त हुए थे अल जकोबी, जो लगभग 5 वर्ष तक ONO के अध्यक्ष रहे। अल जकोबी सन डियागो यूनियन के उस समय संपादक थे। ONO में जो अध्यक्ष पद रहा वो सामान्यतः अमेरिकन पत्रकारों का उसमें आधिपत्य रहा है। पहले ONO का मतलब होता था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूज़पेपर ओम्बुड्समैन, लेकिन जिस तरह से मीडिया का विस्तार होने लगा, रेडियो और टेलीविजन प्रसारणों में वृद्धि होने लगी, तो वहां पर भी ओम्बुड्समैन की नियुक्ति की बातें उठने लगी। तो ONO का नाम अब कर दिया गया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूज ओम्बुड्समैन। इस प्रकार से ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में विकसित होने लगा है। एक समय ऐसा भी था जब समाचार पत्रों में जब ओम्बुड्समैन की उपस्थिति होती थी
तो कुछ पत्रकार घबरा भी जाते थे और ONO को मजाक में कहा जाता था, ओह नो। तो ये इस तरह की जो एब्रिवेटेड फॉर्म है, ये भी एक समय में काफी लोकप्रिय हुई। उस समय ओम्बुड्समैन का एक और जो निक नेम जिसे कहते हैं वो प्रचलन में आया, ओम्बुडीज। जो ओम्बुड्समैन थे वो अपने साथियों को, दूसरे जो ओम्बुड्समैन थे उनको ओम्बुडीज कहा करते थे। जैसा मैंने पूर्व में कहा कि पत्रकारिता की अपनी एक विशिष्ट भूमिका होती है, उसकी विश्वसनीयता, पारदर्शिता, ये सब बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन पत्रकारिता और मीडिया में काम करने वाले तो इंसान ही है, उनसे गलतियां होना भी स्वाभाविक है। तो वो अपनी गलतियों को स्वीकार कर सकें और प्रभावित पक्ष कहीं कोई किसी प्रकार का समाधान प्राप्त कर सके या संपादक उन गलतियों के लिए क्षमा याचना कर सके। यूं तो प्रेस काउंसिल और अदालत के दरवाजे खुले हुए हैं। लेकिन हम बात करते हैं स्वनियमन की, सेल्फ कंट्रोल की। तब इस तरह का जो विचार उठा ओम्बुड्समैन, या जिसको आजकल हम रीडर्स एडिटर कहते हैं, यह अवधारणा भारत में भी प्रचलित हुई। और 80 के दशक में, संभवतः 1989 में, टाइम्स ऑफ इंडिया में जस्टिस PN भगवती, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश रह चुके थे, जस्टिस PN भगवती को भी टाइम्स ऑफ इंडिया ने ओम्बुड्समैन नियुक्त किया। और इसी समूह का जो हिंदी अखबार है नवभारत टाइम्स ने पूर्व ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया श्री TN चतुर्वेदी को अपने यहाँ लोकपाल के रूप में नियुक्ति दी। तो इस प्रकार TN चतुर्वेदी और जस्टिस PN भगवती भारतीय जो अवधारणा है ओम्बुड्समैन और रीडर्स एडिटर की, उसमें एक तरह से प्रारंभ बिंदु माने जा सकते हैं। ओम्बुड्समैन और रीडर्स एडिटर संस्थागत रूप देने में भारत में सबसे महत्वपूर्ण प्रयास जो किया गया वो दैनिक हिंदू के माध्यम से किया गया। दैनिक हिंदू ने सबसे पहले अपने यहाँ के नारायण को रीडर्स एडिटर के रूप में नियुक्त किया। के नारायण ने यह पद 1 मार्च 2006 को ग्रहण किया। के नारायण हिंदू में काम करने वाले एक वरिष्ठ पत्रकार थे। 1956 में उन्होंने सब एडिटर के रूप में हिंदू में कार्य करना शुरू किया था और न्यूज एडिटर के पद तक वे पहुंचे थे। लगभग 50 वर्षों की पारी उनकी हिंदू के साथ थी। तो द हिंदू ने पहली बार अपने यहाँ इस प्रकार का प्रयोग किया और उन्होंने बाकायदा रीडर्स एडिटर के जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस हैं उसको भी उन्होंने जारी किया। उसके माध्यम से रीडर्स एडिटर से ये अपेक्षा की गई थी कि वो पाठकों की समस्याओं को, उनकी शिकायतों को, उनके लेटर्स टू द एडिटर या जो भी शिकायतें मिल रही है उसको बाकायदा संकलित करके उस पर अपने विचार और निर्णय करेंगे। साथ में ही वो एक रेगुलर इंटरवल से, सामान्यतः हिंदू में हर 2 वीक में एक कॉलम जो है रीडर्स एडिटर का छपता था और इसके माध्यम से पत्रकारिता के प्रतिमान कायम करने के लिए, पत्रकारिता के क्षेत्र में कुछ मानदंड तय करने के लिए, उच्च स्तरीय मानदंड तय करने के लिए रीडर्स एडिटर की भूमिका को भी सुनिश्चित किया गया। इस दृष्टि से हिंदू का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हिंदू के प्रथम रीडर्स एडिटर के नारायण 88 वर्ष की अवस्था में उनका निधन हो गया था 29 सितंबर 2020 को। 2012 में हिंदू में जो दूसरे रीडर्स एडिटर नियुक्त हुए, AS पंनीरसेल्वम, इन रीडर्स एडिटर ने पत्रकारिता में सटीकता, तथ्य जांच और उच्च मानकों को बनाए रखने की दिशा में अपनी महती भूमिका का निर्वाह किया। हिंदू ने अपनी 125 वर्षों की जो इतिहास यात्रा है उसमें ये एक प्रयोग कर भारतीय पत्रकारिता को एक नई दिशा दी। उसके बाद देश के कुछ अन्य समाचार पत्रों ने भी इस दिशा में काम किया। राजस्थान पत्रिका में श्री आनंद जोशी वर्षों तक रीडर्स एडिटर के रूप में अपनी प्रभावी भूमिका निभाते रहे और वर्तमान में द वायर, द प्रिंट, द स्क्रॉल इन आदि जो न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनमें भी रीडर्स एडिटर की नियुक्ति की गई है। लेकिन अभी यह इंस्टीट्यूशन बहुत ज्यादा लोकप्रिय नहीं हुआ है। वस्तुतः कभी कभी तो लगता है कि कानूनन यह अनिवार्य कर देना चाहिए कि हर अखबार में एक इस तरह का रीडर्स एडिटर होगा जो पाठकों के साथ अपना एक सीधा संवाद कायम करेगा। क्योंकि डिजिटल माध्यमों की जिस तरह से उपस्थिति हुई है या जिस तरह से डिजिटल माध्यमों का विकास हुआ है, उसने कई बार
रीडर्स एडिटर की अवधारणा के सामने प्रश्न चिन्ह भी लगाया है, क्योंकि अब इस वर्चुअल माध्यम में हर पाठक को, हर दर्शक को यह सामर्थ्य मिल गया है, ये ताकत मिल गई है कि वो इन माध्यमों के साथ संबंधित अखबार पर अपनी टिप्पणियां कर सके या उसके संपादक के साथ सीधा संवाद कर सके। लेकिन फिर भी अपनी एक आंतरिक व्यवस्था अखबारों में है कि किस तरह से वो लोकपाल या रीडर्स एडिटर के माध्यम से पाठक और संपादक के बीच में एक सेतु का काम करता है। यह जो इंस्टीट्यूशन है, ये बिल्कुल अलग अपने आप में स्वतंत्र इंस्टीट्यूशन है और इसकी अपनी एक गरिमापूर्ण भूमिका भी है। हालांकि जस्टिस भगवती ने ओम्बुड्समैन के रूप में जिस प्रकार अपनी भूमिका निभाई थी, वो विवादों में भी रही है। ऐसा कहा जाता है कि वो अपने कार्यकाल में उन्होंने 150 शिकायतों का निपटारा किया था, उसमें से भी अधिकांश शिकायतें टाइम्स ऑफ इंडिया में जो प्रकाशित सामग्री थी उससे संबंधित नहीं थी। लेकिन फिर भी जैसे जैसे ये माध्यम परिपक्व होगा, उम्मीद करते हैं कि आने वाले दौर में देश के अन्य प्रमुख समाचार पत्र भी इस व्यवस्था को अपनाएंगे और अपने पाठकों के साथ, अपनी ऑडियंस के साथ एक सीधा संवाद करते हुए एक तथ्यपूर्ण, जिम्मेदार और विश्वसनीय पत्रकारिता, पारदर्शी पत्रकारिता की दिशा में हम आगे बढ़ सकेंगे। उम्मीद करते हैं भारत भी इस दिशा में आगे बढ़ेगा, क्योंकि भारत ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूज ओम्बुड्समैन का सदस्य है। हिंदू के रीडर्स एडिटर इसके सदस्य रहे हैं, इनके बोर्ड में रहे हैं। तो एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब इस प्रकार के आयोजन होंगे, ओम्बुड्समैन के बीच विचार विमर्श होगा, पत्रकार एक दूसरे के साथ संवाद करेंगे, स्थानीय समस्याओं को उनके साथ जोड़ के देख पाएंगे और अंततः हम पत्रकारिता के क्षेत्र में उच्च नैतिक मानदंड स्थापित करने की दिशा में सफल हो पाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।